सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रातों से संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो राघवेंद्र सर आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। साइंस में आपको मोर देन 95% स्कोर कराने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो स्वागत है आज के सेशन में। तो हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जरा नजर यहां डालिए। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, बहुत छोटा टॉपिक लेकिन बहुत काम का टॉपिक। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आइए इस टॉपिक को समझते हैं और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आओ जानते हैं क्या है कोरोजन और उसके रोका कैसे जाए, प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल जो आपका चैप्टर नंबर 3 है साइंस में, उसमें एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो यहां मैंने एनसीईआरटी क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है कि इस सेशन में अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया तो दोबारा कभी भी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन यूं बनेंगे यूं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम कोरोजन समझेंगे, कोरोजन के एग्जाम्पल देखेंगे और फिर कोरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके देखेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन होता किसका है? कोरोजन मेटल्स का होता है। मेटल्स जब भी एक्सपोज होते हैं हवा में, एयर में, जब वो एक्सपोज होते हैं तो वो खराब होते हैं, उनका कोरोजन होता है, जिससे मेटल का या तो कलर बदल जाता है या तो मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब इसके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आइए उन एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आइए कवर करते हैं कोरोजन का। तो जो कोरोजन का पहला एग्जाम्पल दिया है वो है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर का टार्निश हो जाना। सिल्वर क्या है? मेटल है और सिल्वर का जो कलर होता है वो होता है ग्रे, शाइन करता हुआ ग्रे होता है। लेकिन हवा में बहुत समय तक सिल्वर अगर छोड़ दिया जाए, सिल्वर के चम्मच, सिल्वर के ज्वेलरी, सिल्वर के प्लेट, तो ये हवा में एक्सपोज होने के बाद इसका कोरोजन होने लगता है और इसका कलर कुछ ऐसा ब्लैकिश हो जाता है ना। सिल्वर की इसे कहते हैं टार्निशिंग हो गई। तो होता क्यों है आइए इसको जरा गौर फरमाते हैं। तो क्या लिखा है? सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो आपको पता है किसी भी मेटल का कोरोजन एयर के एक्सपोजर में हो जाता है ना। तो सिल्वर आर्टिकल्स का जब एक्सपोजर होता है एयर के साथ तो सिल्वर के जो बने आर्टिकल है, ज्वेलरी है, वो कुछ समय बाद ब्लैक कलर की हो जाती है। तो सिल्वर का ब्लैक कलर में चेंज हो जाना यही है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर तो आप यही लिखोगे। अब ये होता क्यों है? दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ सल्फर इन द एयर। हवा में मौजूद सल्फर के साथ ये रिएक्ट करती है टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो हवा में सल्फर जो मौजूद होता है, अब हवा में सल्फर किसके साथ मौजूद होता है, कहां होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। तो हवा में मौजूद सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में मान लो अगर सल्फर है तो वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा और सिल्वर क्या बना लेगा? सल्फाइड बना लेगा। और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण ये सिल्वर का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहां से बनने वाला है वो यही है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर किसके कारण होती है, कौन सा कंपाउंड बनता है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, कुछ भी दे सकता है। तो याद रखना कंपाउंड क्या है जो ब्लैक कलर का बनता है सिल्वर की सरफेस पे, वो कंपाउंड है सिल्वर सल्फाइड। सल्फाइट नहीं, ध्यान रखना, अगर सल्फाइट लिखा है तो आपका आंसर गलत है, सल्फाइड है, डी है यहां, टी नहीं है। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड तीनों अलग अलग चीजें। बात समझ में आई? तो सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण सिल्वर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसका जुड़ा जो केमिकल रिएक्शन है वो देख ले, क्योंकि जरूर यहां एक केमिकल चेंज हुआ है और केमिकल चेंज तभी होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो सिल्वर की टार्निशिंग वाला का जो केमिकल रिएक्शन है आइए उसे देख लेते हैं। देखिए
ये पॉलिश्ड सिल्वर था, चमचमाता हुआ सिल्वर Ag। अब हवा में क्या था, हवा में था आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में क्या मौजूद है, सल्फर। और हमने अभी पढ़ा कि जब सिल्वर सल्फर के कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा। और इसी सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण देखिए सिल्वर का जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाएगा। और यही आपका रिएक्शन है। इस रिएक्शन को ध्यान रख लीजिए। ये रहा पहला एग्जाम्पल कोरोजन का। अब आते हैं एनसीईआरटी में दिए गए दूसरे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप जरा यहां ध्यान से देखिए, ये एक पाइप है, पाइप ब्राउन कलर की है लेकिन उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग दिख रही है। अब ब्राउन कलर का कौन सा मेटल होता है, आपने सही समझा, मैंने आपको गेस करने को कहा और आपने बिल्कुल सही समझा, ब्राउन कलर का होता है कॉपर। जरा ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखिए। आप लोग सोशल स्टडीज पढ़ते हो तो सोशल स्टडीज में जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कंट्री की, तो वहां अमेरिकन मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ बताया जाता है। तो अमेरिका में ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसका देखो इतने सालों में क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। देख रहे हो ना कलर चेंज। तो ये ब्राउन कलर से ग्रीन कलर हो गया, यहां भी ब्राउन से ग्रीन हो गया। तो यानी कि दोनों जगह ब्राउन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर को। लेकिन कॉपर का जब एयर के साथ एक्सपोजर होता है तो कॉपर का भी क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है और इसका कलर बदल के ग्रीन हो जाता है। अब यह पढ़ना बाकी है कि आखिर ऐसा कौन सा कंपाउंड बन रहा है जिसके वजह से कॉपर का ब्राउन कलर ग्रीन कलर में बदल गया, चेंज हो गया। यानी कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो कलर चेंज हुआ है इतने सालों में, उसके पीछे साइंस इन्वॉल्व है, कोरोजन इन्वॉल्व है। हाँ, चलिए आइए देखते हैं होता क्या है। तो कॉपर रिएक्ट्स, अब ये देखो बात आ गई कॉपर की, क्योंकि कॉपर ही ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बोलने का मतलब, मॉइस्ट मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में पानी भी है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। और इन दोनों के साथ जब कॉपर कांटेक्ट में आता है तो कॉपर का कोरोजन होता है धीरे धीरे, स्लोली। और एक जो ब्राउनिश, जो ब्राउन का जो सरफेस था, शाइनी ब्राउन सरफेस था, वो धीरे धीरे ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। यानी जरूर क्या हुआ होगा, कॉपर का पानी के साथ, कॉपर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ होगा और उस रिएक्शन को हम कोरोजन कह रहे हैं, जिसके वजह से कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया। अब ये ग्रीन कलर कौन से कंपाउंड बनने के कारण हुआ, तो ये कंपाउंड बना आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है क्या, बेसिक क्यों कह रहे हैं, कॉपर कार्बोनेट मतलब CuCO3, लेकिन ये बेसिक क्यों कह रहे हैं, आइए इसके पीछे का रिएक्शन देख ले। तो रिएक्शन ये है, कॉपर, कॉपर आपका मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब पानी, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ये सब एयर में है। तो इनके साथ जब कॉपर का जो ब्राउन कलर का होता है उस मेटल का रिएक्शन हुआ तो देखिए क्या बना, कॉपर कार्बोनेट बना और साथ ही साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बना। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है ना, तो वो जो नाम बेसिक था। अब आइए पीछे, ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, तो हम बेसिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या बना है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो या कह लो बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कह लो अलग अलग कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, दोनों का मिला के जो कलर होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए कॉपर जब कोरोड होता है तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। देखिए ये पाइप कॉपर की थी, खराब हो गई, ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई। क्यों, क्योंकि हवा में मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन हुआ, कोरोजन हुआ और कॉपर का ब्राउन कलर चेंज हो गया ग्रीन कलर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। याद रखना दोनों के वजह से ग्रीन कलर है, दोनों में से किसी एक के वजह से ग्रीन कलर नहीं है। अब एग्जाम में आपको ये दोनों चीज ऑप्शन में अलग तरीके से मिल सकती है।
या तो लिखा रहेगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या तो दोनों का नाम लिखा रहेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। तो ऑप्शन देख लेना एग्जाम में। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर? ठीक है, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक्स मेटल कौन सा है जिसका ब्राउन कलर ग्रीन कलर में चेंज हो गया? तो वो एक्स मेटल कॉपर है, और वो जो कंपाउंड बना जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ रहा है वो कंपाउंड क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। अभी आपने कॉपर का कोरोजन पढ़ा, अब देखिए उस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोटिंग। कॉपर को हवा में छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो कॉपर अपना ब्राउन कलर लूज कर देता है, खो देता है, और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। तो वो ग्रीन कलर की कोटिंग किस प्रोडक्ट के या किस कंपाउंड के बनने के कारण है? तो आपको पता है, अभी हमने रिएक्शन पढ़ा कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट इन दोनों के वजह से वो ग्रीन कलर आता है, लेकिन ऑप्शन में कॉपर हाइड्रोक्साइड तो नहीं दिया। तो अरे कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है ना, तो उसे बेस मान सकते हैं। हाँ, क्यों? हर बेस वही होता है जिसके पास क्या हो? हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो इसके पास है ना कितने? 2, तो ये भी तो एक बेस है। तो ये बेस और ये कॉपर कार्बोनेट, तो मैं इसे कह सकता हूं ना बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहां ऑप्शन में क्या दिया था? बेसिक कॉपर सल्फेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर नाइट्रेट, बेसिक कॉपर ऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऐसे आंसर है, या तो ये ऑप्शन सही है, या अगर आप लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। डन? समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है आयरन। देखो लोहे की गेट कई सालों में जंग लग गई। क्यों? लोहा खराब हो जाता है, जंग लग जाता है तो लोहा की क्वालिटी बढ़ नहीं जाती, लोहा खराब हो जाता है, इसीलिए तो उस पर पेंट वेंट करके रखते हैं, खराब ना हो, सालों तक टिका रहे। आखिर लोहे में भी कोरोजन होता है क्या? हाँ, अब लोहे में यानी आयरन में जब कोरोजन होता है तो उसका एक स्पेशल नाम है, रस्टिंग, जंग लगना। तो रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ कोरोजन। जब कोरोजन आयरन में हो तो उस कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। तो ये वर्ड जो यूज होता है ये आयरन के लिए यूज होता है ना? तो रस्टिंग में किसका फॉर्मेशन होता है? रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आयरन पे जब जंग लगती है, लोहे में जंग लगती है, तो आपने देखा होगा लोहे का कलर ब्राउन कलर का होता है। तो वो ब्राउन कलर इसी रस्ट के फॉर्मेशन के कारण होता है। तो आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है आयरन, तो इट एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो एक ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, उसी ब्राउन कलर के सब्सटेंस को रस्ट कहते हैं। और रस्टिंग की वजह से लोहा कमजोर होता है। आपने देखा होगा अगर दरवाजा लोहे का है, उसमें जंग लग गई है, कई सालों 10-15 साल पुराना है, आप पैर मारोगे टूट जाएगा। जी हाँ, कमजोर हो गया। क्लियर? अब ये रस्ट जो बनता है इसका कोई फॉर्मूला है क्या? सर आयरन के कोरोजन का कोई केमिकल इक्वेशन है क्या? हाँ है, आइए उस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। अभी इसके पहले जो भी आपने सिल्वर और कॉपर का कोरोजन देखा तो वहां भी केमिकल रिएक्शन था कि नहीं? तो यहां भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो लोहे में जो कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखिए आयरन, अब देखिए यहां खास तौर से क्या लिखा था? मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर कहने का मतलब क्या है? मॉइस्ट क्यों है? पानी की वजह से, और एयर बोलने का मतलब है ऑक्सीजन। तो जब भी आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कोरोजन होगा। तो याद रखिएगा दोनों होना बहुत जरूरी है, दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? एयर से, और पानी का होना भी जरूरी है। जब दोनों चीजें मिलेंगी, आयरन का जब दोनों के साथ कांटेक्ट होगा तभी आयरन में रस्टिंग होगी। अगर आयरन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में है
पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। मतलब दोनों होना जरूरी है। जैसे बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे मम्मी भी चाहिए मुझे, पापा भी चाहिए, तभी मैं खुश रहूंगा। उसी तरह आयरन क्या कह रहा है, मुझे जंग तभी लगेगी जब मैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आऊंगा और साथ ही साथ पानी के कांटेक्ट में भी आऊंगा। दोनों चाहिए तब मुझ में जंग लगेगा, नहीं तो मुझ में जंग नहीं लग सकता। तो दोनों होना जरूरी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब दोनों के कांटेक्ट में आयरन का क्या होता है, रस्टिंग। और रस्टिंग के वजह से जो रस्ट बनता है, जो ये ब्राउन कलर का, जो अभी आपने देखा क्या लिखा था कि ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनता है जिसे कहते हैं रस्ट। तो वो रस्ट जो बना उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यही फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। x मतलब कोई भी नंबर, क्योंकि x यहां भी है तो यहां भी x होगा। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, x इज ए नंबर। तो ये आपका रस्ट है, तो रस्ट का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये जो ब्राउन कलर का जो आपका सब्सटेंस बनता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें पानी जुड़ रहा है कि नहीं। पहले सिर्फ आयरन था, अब आयरन के साथ पानी भी जुड़ रहा है। तो रस्टिंग के वजह से आयरन का वेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ये बहुत काम की चीज सिखाई मैंने आपको, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस। वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं कोरोजन के। अब कोरोजन होता है, ठीक है, तो क्या सर इसे बचा जा सकता है, मेटल्स को खराब होने से रोका जा सकता है। हाँ, प्रिवेंशन के तरीके हैं, क्योंकि दुनिया में अगर समस्याएं हैं तो उसका सलूशन भी है। तो कोरोजन एक समस्या है, मेटल्स की क्वालिटी खराब होती है इससे, तो इसको रोकने का हमारे पास ऑप्शन भी है, तरीका भी है, प्रिवेंशन के मेथड भी है। तो वो क्या मेथड है, आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, रस्ट को हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन में आपका रस्ट ना देकर या फॉर्मूला देकर ये लिख दिया, तो रस्ट मतलब Fe2O3.XH2O, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रेटेड, पानी है ना, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को कहा जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपको बता दिए, आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, अब देखो, लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। आयरन में रस्टिंग होती है तो वो कंडीशन क्या है, वो मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है और पानी का होना भी जरूरी है। लेकिन आपको मैं ये फिर से दोबारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है चैप्टर नंबर 3 में। तो जरा इस डायग्राम में देख लो, टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, ए में देखो लोहे की कील, आयरन नेल है, इतने दूर पानी है और यहां एयर है। तो यानी आयरन की नेल पानी के भी कांटेक्ट में आ गई और एयर के भी कांटेक्ट में है, इसीलिए यहां क्या होगी, रस्टिंग। तो यहां कलर देखो, आयरन की नेल का कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, क्योंकि इसमें रस्टिंग हुई है। सेकंड, टेस्ट ट्यूब बी में यहां आयरन नेल को पूरी तरीके से डिप कर दिया गया है पानी में, और पानी के ऊपर ऑयल की लेयर है। अब ऑयल की लेयर पानी के ऊपर है, तो हवा और पानी क्या दोनों कांटेक्ट में आएंगे, नहीं आएंगे। और ये हवा में जो ऑक्सीजन है, क्या वो अब आयरन नेल के कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बीच में तो ऑयल की लेयर आ गई ना, ये येलो कलर की ऑयल की लेयर। तो टेस्ट ट्यूब बी में नेल्स आर एक्सपोज्ड टू ओनली वाटर, यहां आयरन नेल केवल पानी के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बीच में ऑयल की लेयर आ गई। और टेस्ट ट्यूब सी में हमने यहां एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है, तो ये ड्राइंग एजेंट है, पानी को सोख लेता है, मॉइस्चर को सोख लेता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो इसको मैंने टेस्ट ट्यूब सी में डाल दिया और फिर आयरन नेल डाल दिया। तो इस कैल्शियम क्लोराइड ने इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि ये ड्राइंग एजेंट है।
अब आयरन नेल केवल हवा में मौजूद ऑक्सीजन के तो कांटेक्ट में है, लेकिन पानी के कांटेक्ट में नहीं है। तो अब आप बताओ, क्या यहां टेस्ट ट्यूब सी में आयरन नेल में रस्टिंग होगी? नहीं होगी। क्यों? पानी तो है ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है। यहां पानी है लेकिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, तो आयरन नेल जो टेस्ट ट्यूब बी में रखा है वहां भी रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में रखा हुआ आयरन नेल में रस्टिंग होगी, जंग लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के भी कांटेक्ट में है और पानी के भी कांटेक्ट में। तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और साथ ही साथ यहां ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका वर्क फंक्शन भी पूछ सकता है। मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है? टू वर्क एज ए ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट का काम इस टेस्ट ट्यूब में जो भी सारा मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करना। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आ गया, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब ये मत कहना कि मॉइस्चर मतलब सर, मॉइस्चर का कहने का मतलब पानी। तो जो पानी को एब्जॉर्ब करेगा वो हवा को ड्राई बना देगा, तो वही तो कहलाएगा ड्राइंग एजेंट। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ड्राइंग एजेंट। बात समझ में आ गई? तो ये एनसीईआरटी एक्टिविटी में क्वेश्चन, मतलब ये है, ये मैंने आपको एक एनसीईआरटी एक्टिविटी पढ़ा दी रिलेटेड टू कोरोजन टॉपिक। सारा कुछ पढ़ा रहा हूं इसीलिए कि दोबारा एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो ये अब समझ में आ गया कि लोहे में जंग तभी लगेगी जब वो पानी और ऑक्सीजन दोनों के कांटेक्ट में आए, और ऑक्सीजन होता है हवा में। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पानी और हवा दोनों के कांटेक्ट में आए। क्लियर? चल आगे चलते। अब आते हैं कि ये तो समझ में आ गया, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। ठीक है, चलिए ये तो कंक्लूजन हो गया। इसीलिए हमारे घरों में जो भी लोहे की चीजें हैं अक्सर उन पे पानी गिर रहा है। जैसे लोहे का गेट है, दरवाजा, हमारे घर में सबसे पहले लोहे का गेट होता है, फिर अंदर घुसते हैं तो लकड़ी के दरवाजे शुरू होते हैं, कि नहीं? एग्री करते हो? तो जो लोहे का गेट है, बरसात के मौसम में पानी हवा के कांटेक्ट में आया तो रस्टिंग हुई, खराब हो गया, फिर से नया गेट लगवाना पड़ेगा या पेंटिंग करवानी पड़ेगी, है ना? तो वही चीज है। अब आ जाओ, अब ये देखो, पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी साल सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट? इन चार ऑप्शन में कहां सबसे ज्यादा रस्टिंग होगी? पहला लिखा है आयरन बकेट इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक, यानी ऐसा लोहे का बाल्टी जिसपे जिंक की कोटिंग है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैविंग आयरन वायर्स कवर्ड विथ एल्यूमिनियम। सी, आयरन हिंजेस ऑन ए गेट, ये जो हिंजेस होते हैं ना, जो जिसके क्रॉस दरवाजा घूम सकता है वो। और डी, पेंटेड आयरन फेंस, ये आयरन फेंस जो पेंट हुआ है। तो इनमें से चारों में से कहां ज्यादा रस्टिंग होगी? तो आप ही बताओ। पहले केस में अगर लोहे की बाल्टी के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देंगे तो कोरोजन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन के ऊपर जिंक आ गया, तो हवा का कांटेक्ट आयरन के साथ टूट गया क्योंकि बीच में जिंक है। तो हवा और मॉइस्चर जिंक के साथ कांटेक्ट में है, आयरन के साथ नहीं है, तो आयरन में रस्टिंग कैसे होगी? तो यहां भी रस्टिंग नहीं होगी, या होगी तो बहुत स्लो होगी। यहां भी हमने उसके ऊपर एल्यूमिनियम लगा दिया आयरन के ऊपर, तो यहां भी रस्टिंग बहुत कम होगी। यहां आयरन हिंजेस है, अब उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है, ना हमने पेंट किया है ना ऑयलिंग की है, मतलब उस पर कुछ नहीं बोला, बस लोहे के कब्जे हैं, हिंज। तो भाई इसमें तो ज्यादा होगी, उसको प्रोटेक्शन मिला ही नहीं, है ना? और यहां पेंट कर दिया हमने, पेंटेड आयरन फेंस, तो यानी सबको प्रोटेक्शन है, सी वाले को प्रोटेक्शन नहीं है। तो सबसे ज्यादा रस्टिंग किसमें होगी? आयरन हिंजेस में होगी। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा? सीबीएसई ने जो अपने वेबसाइट पर एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड किया है अभी हाल फिलहाल में, वहां ये क्वेश्चन मिलेगा। और ये मैंने कराया भी है, लेकिन क्योंकि ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ था तो ये मैं दोबारा करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने रस्टिंग को स्टडी करने के लिए वाटर और एयर का आयरन पे क्या असर पड़ता है वो एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखो क्या मिला
कि स्टूडेंट ए ने जब आयरन की नेल जो रस्टिंग के पहले कितना वेट का था 3 ग्राम का, और रस्टिंग के बाद इसका मास कितना हो गया 3.15 ग्राम, और दूसरे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट क्या लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, लोहे की कील नहीं, एक थिन प्लेट लिया था, लोहे का बना प्लेट लिया था, जिसका रस्टिंग के पहले मास कितना था 6 ग्राम, और रस्टिंग के बाद क्या देखा उसका मास कितना हो गया 6.33 ग्राम। तो आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द वेरिड ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू स्टूडेंट। तो दोनों ऑब्जर्वेशन, दोनों स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन में क्या है, अंतर है। अगर पहले स्टूडेंट की बात की जाए तो आयरन नेल 3 से 3.15, रस्टिंग के पहले 3 ग्राम और रस्टिंग के बाद उसका मास हो गया, वेट हो गया 3.15 ग्राम। तो इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज हुआ 0.15 ग्राम। जबकि दूसरे स्टूडेंट ने जो थिन प्लेट लिया था आयरन का, उसका रस्टिंग के पहले 6 ग्राम वेट था, रस्टिंग के बाद जो मास है वो 6.33 ग्राम था मास। तो यहां इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो क्या दोनों स्टूडेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है। एक जगह मास कितना इंक्रीज हुआ 0.15 ग्राम और दूसरे जगह स्टूडेंट बी का 0.33 ग्राम। तो ये मास अलग अलग क्यों इंक्रीज हुआ? अब हमने पढ़ा है कि रस्टिंग के वजह से आयरन का जो वेट है मास है क्या होता है, बढ़ जाता है। पढ़ा है कि नहीं? ठीक है सर, बढ़ा, यहां भी बढ़ा, बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन यहां कम बढ़ा, यहां ज्यादा बढ़ा, वो क्यों हुआ? यानी कि यहां रस्टिंग के वजह से ज्यादा मास बढ़ा है, इसलिए क्योंकि यहां ज्यादा रस्टिंग हुई। और रस्टिंग ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि ये प्लेट है, ये नेल है, दोनों में सरफेस एरिया किसका ज्यादा? तो प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा। ज्यादा एरिया तो ज्यादा पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो ज्यादा रस्टिंग होगी, और ज्यादा रस्टिंग होगी तो ज्यादा वेट बढ़ेगा। यही मेन रीजन है। आयरन का नेल, लोहे की कील, सरफेस एरिया कम, कम रस्टिंग, कम वेट बढ़ेगा। यही कारण है अलग अलग रिजल्ट पाने का। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर? More rusting will take place when there is more surface area. Done? तो रस्टिंग के वजह से मास बढ़ता है आयरन का, लेकिन मास ज्यादा तब बढ़ेगा जब ज्यादा रस्टिंग होगी, और ज्यादा रस्टिंग डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे भी। तो प्लेट का सरफेस एरिया आयरन नेल से ज्यादा है, इसीलिए वहां ज्यादा रस्टिंग हुई और इसीलिए वहां ज्यादा वेट या मास इंक्रीज हुआ। ये इसका आंसर है। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं कोरोजन पे। कोरोजन हमने पढ़ लिया, लेकिन कोरोजन को प्रिवेंट करना है ना, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो कैसे प्रिवेंट करें? तो इसके तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्या? पेंट कर दो, अगर लोहा है तो लोहे को पेंट कर दो, या ऑयलिंग कर दो, ऑयल डाल दो। तो पेंट करने से, ऑयल करने से होता क्या है, कांटेक्ट टूट जाता है। जैसे ये आयरन है, मान लो ये आयरन है, अभी ये ऑक्सीजन के भी कांटेक्ट में है, पानी के भी कांटेक्ट में है, तो इसका क्या हो रहा है, रस्टिंग। अब मैंने क्या किया, एक चालाकी कर दी, मैंने इसको पेंट कर दिया। तो पेंट करने से जो पेंट का लेयर है वो आयरन के ऊपर आ गया। अब ऑक्सीजन और पानी का कांटेक्ट आयरन के साथ नहीं, पेंट के साथ हो रहा है, तो आयरन अंदर सुरक्षित बैठा है। हाँ, मुझे रस्टिंग नहीं होगी, मैं मजे में हूं। तो इस तरीके से पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके, क्रोम प्लेटिंग करके, आपने देखा होगा कि साइकिल का हैंडल, हमारे वॉशरूम में लगे हुए नल इस तरीके से चमकते हैं, सिल्वर जैसे शाइन करते हैं। तो सिल्वर तो है नहीं, है ना, इतना तो पैसा हमारे पास नहीं है, तो फिर वो शाइन कर रहे हैं, तो आखिर वो कौन सा मेटल है, वो क्रोमियम है। तो किसी मेटल के ऊपर, उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर को चढ़ा देना, ये क्रोम प्लेटिंग कहलाता है ना। तो क्रोमियम की लेयर चढ़ाने को हम क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। ये भी तरीका है। या एलॉय बनाकर, बाय मेकिंग एलॉय। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के मेथड बताइए। तो इतने मेथड आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है, पढ़ लेना है, बहुत सिंपल है। अब इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलग से वो भी पढ़ेंगे।
है ना। तो ये आपका हो गया पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एलॉय मेकिंग, है ना। अब इसमें गैल्वेनाइजिंग और एलॉय खास तौर से इन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो हो गए सारे मेथड, नाम याद होना चाहिए। अब इसमें आइए और डिटेल में पढ़ते हैं गैल्वेनाइजिंग क्या होता है और कैसे उससे प्रिवेंशन होता है कोरोजन का, और एलॉय क्या होता है। ठीक है, डन। चलिए आई अब आते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है, आयरन के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। किसकी लेयर, तो याद रखना जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां बनाई जाती है स्टील की बनाई जाती है, लेकिन वो भी स्टील भी आयरन से बन रहा है, तो उस पर भी रस्टिंग हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको ये बड़े से कंटेनर में ये सफेद रंग का लिक्विड दिख रहा है, ये लिक्विड क्या है, जिंक, इसमें डुबो देते हैं। तो क्या होता है, आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाती है, स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ जाती है। ये आयरन है और इसके ऊपर हमने जिंक की लेयर चढ़ा दिया। अब हवा और पानी का, ऑक्सीजन का कांटेक्ट जिंक के साथ हो रहा है, आयरन अंदर सुरक्षित है। तो गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, या गैल्वेनाइजेशन में हम किस मेटल का कोटिंग करते हैं, तो वो मेटल है जिंक। और गैल्वेनाइजेशन एक तरीका है जिससे आयरन या स्टील के ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो उससे लोहे में जंग नहीं लगती। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट तरीका जो है अभी आपको बताया था मैंने, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का, एलॉइंग। एलॉय बनाकर हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि एलॉय में, मेटल के कंपैरिजन में एलॉय में रस्टिंग बहुत स्लो होती है। यानी मैं आयरन ले लूं और आयरन का बना कोई एलॉय ले लूं, दोनों में रस्टिंग कहां धीरे होगी, एलॉय में। तो अगर एलॉय में रस्टिंग धीरे हो रही है, मतलब बहुत स्लो, तो इसका मतलब हमारा एलॉय बहुत दिन तक काम चलेगा। तो एलॉय बनाकर हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग, कोरोजन को, रस्टिंग को रोक सकते हैं, है ना। तो एलॉय होता क्या है, पहले ये समझना। तो एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब जो चीज अच्छे से आपस में घुल जाए, जैसे पानी और चीनी, पानी और नमक, कैसे मिक्सचर है, होमोजेनस। लेकिन पानी में ऑयल डालूं नहीं मिल पाएंगे, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो पानी जो, जैसे पानी और नमक का, पानी और चीनी का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक वैसे ही एलॉय भी होमोजेनस मिक्सचर है। किसका, दो या दो से अधिक मेटल का या एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ जो होमोजेनस मिक्सचर तैयार होता है उसे ही एलॉय कहते हैं। तो ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। जरूरी नहीं कि मेटल मेटल को मिलाए तभी एलॉय बनेगा, एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ मिलाए तो भी एलॉय बन सकता है, लेकिन आमतौर पे जनरली मेटल का यूज करके एलॉय बनाया जाता है। अब एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, कैसे बता रहा हूं, पहले कुछ एग्जांपल देख ले। ब्रॉन्ज, तांबा एलॉय है, गोल्ड 18 कैरेट का, प्योर गोल्ड नहीं, एलॉय है, कैसे बताऊंगा। ब्रास, पीतल एलॉय है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। एलॉय की अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी देखें, कंपेयर करें और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें, किससे कंपैरिजन, दुनिया में कंपैरिजन होता है, सभी का हुआ है, आपका भी होगा, तो यहां भी होगा। तो अगर मेटल्स के कंपैरिजन में एलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो ये मेटल्स के कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, लेस होता है। यानी आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और आयरन से बने एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो आयरन के बने एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उस एलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ये बच्चे गौर नहीं करते लेकिन आ सकता है।
तो याद रखना मेटल के कंपैरिजन में उस मेटल से बनाए गए एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होता है। ठीक है, अब सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए एलॉय का। आइए बताते हैं। तो एलॉय का जो पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ये पीतल। पीतल के बर्तन ना, अब तो स्टेनलेस स्टील यूज हो रहा है, लेकिन पीतल के बर्तन बहुत ज्यादा हम लोग पहले बहुत यूज करते थे। आज भी गांव में आप जाएंगे ना तो गांव के घरों में मिल जाएंगे। शहरों में तो अब स्टेनलेस स्टील आ गया, नहीं तो प्लास्टिक तो दिखता नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी लोग घरों में रखते हैं। तो ये जो पीतल का जो बर्तन है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रास, तो ब्रास यानी पीतल एक एलॉय है। अब किन दो मेटल्स को मिलाकर बनाते हैं? तो एक है आपका कॉपर और दूसरा है आपका जिंक। तो कॉपर और जिंक के होमोजेनस मिक्सचर को हम कहते हैं ब्रास यानी पीतल। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अगर मैं कहूं कॉपर को ब्रास से कंपेयर करूं या जिंक को ब्रास से कंपेयर करूं, तो कॉपर मेटल है, ब्रास एलॉय है, तो ब्रास की मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों कॉपर या जिंक से कम होगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि एलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रॉन्ज। कांस्य पदक कहते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, जिससे स्टैचू भी बनाया जाता है, मेडल भी बनाए जाते हैं। पुराने जमाने में सिक्के भी यूज होते थे। तो ये ब्रॉन्ज, ये भी एलॉय है। किसका एलॉय है? तो ये कॉपर और टिन का एलॉय है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। बात समझ में आई कि नाम बताओ मेटल्स का, या इन दोनों मेटल को मिलाकर जो एलॉय बन रहा है उसका नाम बताओ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है। क्लियर? तो कॉपर और टिन ब्रॉन्ज हो गया। फिर आयरन। आयरन तो मेटल है, लेकिन जब आयरन में कार्बन मिला देते हैं, क्यों मिलाएंगे सर? क्या आयरन से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयरन प्योर स्टेट में अगर आप यूज करोगे तो ये सॉफ्ट होता है और गर्म करने पर ये स्ट्रेच हो जाता है। तो जरा सोचो, रेगिस्तान में कोई बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग को बनाने में आयरन का यूज हुआ है। अब रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है, वो आयरन स्ट्रेच हो रहा है, तो बिल्डिंग हो सकता है कि टूट के गिर जाए। तो हम आयरन नहीं यूज करते। आपने देखा होगा ना, सरिया यूज करते हैं तो सरिया स्टील होता है। लोहे का सरिया बोलते हैं, लेकिन लोहे में कार्बन मिला होता है तो स्टील हो गया वो। ठीक है, तो प्योर लोहा कभी भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि गर्म होने पर वो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट हो जाता है, मतलब स्ट्रेच होने लगता है। स्ट्रेच होगा तो सोचिए वो कैसे मजबूती को सहेगा। इसीलिए हम क्या करते, थोड़ा सा कार्बन आयरन में, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब कितना, 0.05 है ना। तो अगर आयरन में आप कार्बन मिला दो तो ये बन जाता है आपका क्या? स्टील। और याद करो, देखो ये मेटल है, आयरन मेटल है, जी हां सर। कार्बन नॉन मेटल है, जी हां सर। तो हमने ये भी तो पढ़ा था कि एलॉय मेटल में नॉन मेटल मिलाने से भी तो एलॉय बनता है। तो देखो आयरन मेटल, उसमें नॉन मेटल मिला है, तो जो एलॉय बना उस एलॉय का नाम स्टील। स्टील यूज करते हैं, स्टील ज्यादा मजबूत है आयरन के कंपैरिजन। अब इसी स्टील में अगर आपने निकल और क्रोमियम डाल दिया तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कौन से दो मेटल यूज करते हैं? निकल और क्रोमियम। तो स्टील भी एलॉय है, स्टेनलेस स्टील भी एलॉय है। आयरन में कार्बन डालोगे तो स्टील बनेगा, उस स्टील में निकल और क्रोमियम डाल दोगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। तो स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों एलॉय के एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? चलिए, सोल्डर। जो बिजली के जो वायर होते हैं या बिजली के जो कंपोनेंट होते हैं उनको मदरबोर्ड पे जोड़ने के लिए हम सोल्डर वायर का यूज करते हैं, जो कि लेड और टिन का एलॉय है। तो ये याद होना चाहिए आपको। और ये आसानी से कैसे जोड़ देता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट, सोल्डर जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अभी हमने पढ़ा कि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। तो सोल्डर का, क्योंकि एलॉय है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बहुत जल्दी गर्म होकर पिघल जाता है।
और जब पिघलता है तो वायर को क्या कर देता है, जोड़ देता है मदरबोर्ड में। तो ये बिजली के कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, तो ये भी एक एलॉय है। आपसे एलॉय के एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा लेड और टिन का एलॉय है, दोनों मेटल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर एलॉय बनाते समय अगर आपने एक मेटल कौन सा डाल दिया, मरकुरी, तो उस एलॉय को हम क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में एलॉय का नाम दिया है, पूछा जाए कि इस एलॉय में किसको हम एमलगम कहेंगे, तो उसी को एमलगम कहेंगे जिस एलॉय में आपने क्या डाला है, मरकुरी डाला है। तो मरकुरी का यूज करके जो एलॉय बनाया जाता है उसे एमलगम कहते हैं। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। डन, बात समझ में आ गई। चलिए, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट के गोल्ड को प्योर गोल्ड कहते हैं। लेकिन कभी भी प्योर गोल्ड का यूज करके ज्वेलरी नहीं बनाते, है ना। क्यों? क्योंकि प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है और अगर उसको आप हाथ से भी मोड़ना चाहे मुड़ जाएगा। तो आपके इतने पैसे लग गए और ज्वेलरी खराब हो गई। कोई पता चला आपने ज्वेलरी निकालकर सोफे पे रख दिया, बेड पे रख दिया, कोई आया बैठ गया, वो मुड़ गया, तो आप तो गए पैसे। तो कभी भी प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड की बनी ज्वेलरी का यूज नहीं किया जाता आमतौर पे, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो उसे हार्ड बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं। तो आप ही बताओ, अगर सिल्वर और कॉपर मिला रहे हो तो ये क्या बन रहा है, एलॉय बन रहा है, और गोल्ड की प्योरिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो वो 24 की जगह नीचे आ जाएगा 22 कैरेट, 18 कैरेट, है ना। तो आमतौर पे 22 कैरेट और 28 कैरेट के गोल्ड के बने ज्वेलरी ही यूज होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो प्योर गोल्ड अगर आपसे कोई पूछे कि एलॉय है, नहीं, क्योंकि प्योर गोल्ड मतलब सिर्फ मेटल मेटल, सिर्फ गोल्ड गोल्ड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 22 कैरेट गोल्ड क्या एलॉय है, हाँ, क्योंकि 22 कैरेट अगर हमने बोला तो 22 कैरेट का मतलब यह है कि 24 में 22 हिस्सा तो गोल्ड है और बचा हुआ 2 हिस्से में या तो सिल्वर है या तो कॉपर है। तो अब ये एलॉय हो गया। तो 24 कैरेट गोल्ड मेटल है, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड वो एलॉय है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिल्वर और कॉपर है। अगर मैं बोलता हूं 18 कैरेट गोल्ड, तो 18 कैरेट का मतलब ये है कि 24 में 18, तो जितना कैरेट मतलब उतना गोल्ड। 18 कैरेट बोला तो 18 पार्ट 24 में, हमेशा टोटल कितना लोगे, 24, क्योंकि 24 मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर 18 कैरेट गोल्ड बोला है तो 24 में 18 गोल्ड है, तो बचा हुआ 6 पार्ट या तो सिल्वर होगा या तो कॉपर यूज होगा। तो ये भी एलॉय है, यानी 24 कैरेट को छोड़कर उससे कम कैरेट वाले गोल्ड सभी एलॉय है। लेकिन 24 कैरेट का गोल्ड एलॉय नहीं है, क्योंकि उसमें केवल प्योर गोल्ड यूज हो रहा है, कोई मिक्सचर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गोल्ड में क्या मिक्स किया जाता है, कौन से दूसरे मेटल हम मिक्स कर सकते हैं। तो या तो सिल्वर, नहीं तो कॉपर, उसे हार्ड बनाने के लिए। बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये आपने पढ़ लिया, अब आपको सारे कंसेप्ट पता है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। Alloy are homogeneous mixture of a metal with a metal or a non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituent? Brass, bronze, amalgam, steel. क्या होगा? कौन से एलॉय में नॉन मेटल यूज किया गया है? साफ साफ सोचिए, स्टील होगा ना। अरे स्टील में आयरन के साथ आपने कार्बन यूज किया था, तो कार्बन क्या है, नॉन ही मेटल तो है। तो आंसर क्या होगा, स्टील होगा। डन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड किया, उसमें क्लियर। प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, इसीलिए उसे हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूजफुल नहीं है, सुटेबल नहीं है। और उसे हार्ड बनाने के लिए हम गोल्ड में कोई दूसरा मेटल मिलाते हैं। अब मिलाने से क्या होता है, जो गोल्ड की प्योरिटी है वो कम होती है। गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में नापते हैं, क्लियर। और कैरेट का मतलब कैरेट नंबर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ गोल्ड इन 24 पार्ट्स। तो कैरेट का नंबर मतलब जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, तो मतलब 24 में वो कितने पार्ट गोल्ड है।
ठीक है, तो अगर 24 कैरेट है तो इसका मतलब पूरा 24 पार्ट गोल्ड से बना है, दूसरा मेटल हमने नहीं मिलाया। फिर 22 कैरेट का मतलब 22 पार्ट गोल्ड है, 2 पार्ट कोई दूसरा मेटल है। तो इस तरीके से यहाँ कैरेट दिया हुआ, ये पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई थी, मतलब पूरा ये पैराग्राफ ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये डाटा दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, नेम एनी 2 मेटल्स दैट आर यूज्ड टू मेक 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, तो आइए ए पार्ट का आंसर देखते हैं। तो 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का परसेंटेज निकालना है। अब आप ही देखिए, 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड 18 है, तो बाकी दूसरा मेटल कितना है 6। तो गोल्ड का, तो मैक्सिमम गोल्ड का कितना लिमिट हो गया, मैक्सिमम लिमिट 24 हो सकती है, लेकिन 24 में गोल्ड है कितना 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 से जाएगा, अगर 4 से देखें तो ये 6 टाइम जाएगा, और ये 25 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 75% आ गया। यानी 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड कितने परसेंटेज है, 75% है। फिर नेम एनी 2 मेटल्स दैट आर यूज्ड टू मेक 22 कैरेट गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए कौन से दूसरे मेटल यूज कर सकते हैं। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब 24 में 22 पार्ट गोल्ड है, बाकी 2 पार्ट। तो आपको पता है या तो सिल्वर यूज कर सकते हैं, नहीं तो कॉपर, अभी हमने पढ़ा था। तो हमने ए पार्ट का तो आंसर दे दिया। बी पार्ट का, जैसे कि गोल्ड प्योर आयरन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली सॉफ्ट, जैसे प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है तो प्योर आयरन भी सॉफ्ट होता है, इसीलिए उसमें रस्टिंग होती है। नेम द सब्सटेंस दैट इज मिक्स्ड विथ आयरन टू मेक इट हार्ड। तो बी पार्ट में पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि लोहा सॉफ्ट होता है, तो लोहे में ऐसा क्या मिलाते हैं उसे हार्ड बनाने के लिए। तो अभी आपने सीखा था कि प्योर लोहा तो सॉफ्ट होता है, लेकिन आयरन में कार्बन मिला दें तो स्टील बन जाता है, वो मजबूत होता है। तो हम इसका मतलब आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा कार्बन इज एडेड टू मेक आयरन हार्ड। ये पहले पार्ट का आंसर है, बी के फर्स्ट पार्ट का, है ना। सेकंड पार्ट, टू चेंज इट टू स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो आयरन में ऐसा क्या मिला दें कि स्टेनलेस स्टील बन जाए। तो आपको पता ही है कि आयरन में कार्बन मिलेगा तो स्टील बनेगा, लेकिन अगर उसमें निकल और क्रोमियम मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, आयरन बदल के स्टील से स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। तो ये रहा बी के सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर अवर लाइफ। हमारे घर में जितने भी बर्तन है, चम्मच, थाली, प्लेट, पलटा, जो भी है, सब स्टेनलेस स्टील के हैं। तो आखिर उसमें क्या मिलाया जा रहा है, आयरन इज मिक्स्ड विथ क्या, तो आपको पता है निकल और क्रोमियम, अभी हमने पढ़ा है ना। तो इसका आंसर होगा ए। कितने इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो ये था आपका करोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन का टॉपिक। आई होप कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कभी भी एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंसेप्ट एनसीईआरटी का मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए राघवेंद्र सर के हर लेक्चर को जरूर देखिए, ओनली ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।